नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरती ड्रग्स। क्योंकि आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। उसके साथ साथ और इसका एक बिजनेस है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। और ये दोनों बिजनेस में कंपनी का फार्मास्यूटिकल बिजनेस तो ठीक ठाक है, अभी इसका स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस का हालत थोड़ा सा खराब है। क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर में अगर स्पेशलिटी केमिकल का पूरा सेक्टर वाइज देखो तो सारे के सारे सेक्टर में पूरा का पूरा सेक्टर वाइज अब देखा जाए तो यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। तो उस कारण की वजह से शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अभी आरती ड्रग्स के बारे में चर्चा करूँ तो 4,400 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला और आरओसी आरओई दोनों में ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है और एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है और कर्जा भी ना के बराबर है। अभी ओवरऑल बात करूं, इसका डेप्थ के बारे में बात करूं, डेप्थ 500 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स लगातार यहाँ पे सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। अभी सेल्स भी इंक्रीज हुआ, उसके बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे मेंटेन्स हुए और उसके बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। तो 37 करोड़, 35 करोड़, उसके बाद 41 करोड़ और 70 करोड़, तो कुछ अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। फिर भी आप देखेंगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स का जो डेटा है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे ठीक ठाक है और क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि सर प्रॉफिट कम होने से कुछ भी नहीं है, कंपनी का बाकी पैरामीटर्स किस तरीके से रन कर रहा है। जैसे रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से बोरिंग्स भी कंपनी का ग्रोथ हुआ और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का कर्जा जो इस बार जो ग्रोथ हुआ वो किस बेसिस में है। अगर इसको मैं ओपन करके देखूं तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए करीबन 325 करोड़ के आसपास यहाँ पे कर्जा उठाया है और लॉन्ग टर्म के लिए 170 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा उठाया है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का जो बोरिंग्स है वो अच्छा खासा देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के इन्वेस्टमेंट है। तो एफएस के पास कितना होल्डिंग है, 2.33% के आसपास होल्डिंग है और डीएस के पास कितना है, 5.32% का होल्डिंग है। 33.78% के आसपास टोटल होल्डिंग देखने को मिला। अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का जो पर्स, अभी आप देखेंगे लास्ट कुछ फ्यू डेज का इसका डिलीवरी डेटा का देखेंगे तो 30 to 40% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है। इसका मतलब डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादातर इस कंपनी के ऊपर निवेश अभी धीरे धीरे करके कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में इसका करेक्शन हुआ आप देखेंगे तो आरती डक्स के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो एक शानदार तरीके से कप तो बना था और उसके बाद एक हैंडल क्रिएट होना था और फाइनली हैंडल क्रिएट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हैंडल यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। अगर हैंडल क्रिएट कंफर्म हुआ तो एक अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से यहाँ पे कफ विद हैमर पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी होगा। तो ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट भी हो सकते हैं इस लेवल तक, करीबन 50% के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे 975 के आसपास टारगेट बनेगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूसली सेल ऑफ मूड में है और जिस तरीके से करेक्शन हुआ 200 डेज ईएमए को भी वो रिटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब एक थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है। जिस तरीके से अपर साइड जो मूवमेंट होने वाला है वो अभी तक जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन और भी हो सकता है। तो आपकी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका मतलब डीमार्ट। देखिए डीमार्ट इंडिया के एक ऐसे कंपनी है, एक ऐसे रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है जिसका ग्रोथ फ्यूचर में हर लेवल में बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि इस सेक्टर में लगातार ग्रोथ होते जा रहे हैं। और एक में डेटा भी आपके साथ शेयर किया था कि रिलायंस का जो रिटेल है उस रिलायंस रिटेल में आप देखेंगे तो रिलायंस ने टारगेट रखा हर दिन वो इंडिया के ऑल ओवर सिटीज में 2 जगह पे वो नया स्टोर ओपन कर रहा है। एवरेजली 2 स्टोर डेली बेसिस ओपन हो रहा है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनी बनने वाला है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में यही बात कहूंगा कि इस कंपनी के बारे में
जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे शानदार तरीके से कंपनी रिजल्ट पब्लिश किया। सेल्स का ग्रोथ हुआ और उसके साथ साथ सेल्स यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन्स भी किए। उस हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो 686 करोड़ से बढ़ के सॉरी घट के हो चुके हैं 623 करोड़। तो सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों हुआ उसके पीछे एक रीजन भी है। पिछली बार आप टैक्सेस को मतलब टैक्स को देखेंगे तो 8% के आसपास कंपनी ने टैक्स पेमेंट किए थे और इस बार कितना 27% के आसपास। इसका मतलब टैक्स का जो परसेंटेज है वो देखा जाए तो इस बार ज्यादा पेमेंट किया गया जो पिछली बार ज्यादा पेमेंट नहीं किया गया था। अभी जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, एफएस के पास, डीएस के पास, पब्लिक के पास, सबके पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग दिखेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है इस कंपनी में आगे चल के एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है क्योंकि कंपनी ने जो रिटर्न दिया आप 5 साल 3 साल तक देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। एक साल में कंपनी के ऊपर 9% के आसपास रिटर्न मिला। तो 9% वो भी नेगेटिव फॉर्मेट में। इसका मतलब एक साल में आपको नेगेटिव रिटर्न मिला 9% का। बाकी तो एवरेज रिटर्न 5 साल तक देखो तो 20% के ऊपर रिटर्न कंपनी जनरेट किया। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। थोड़ा सा मतलब रिटेल सेगमेंट के ऊपर हमेशा ट्रेंडिंग होगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी डाउन साइड ट्रेड भी होगा क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बड़ा हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कंपनी का मार्केट कैप को और भी बढ़ाना है। तो रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का, इसका डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। करीबन 60-70% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहे हैं और अच्छा खासा एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशराइज है, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उस टाइम के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो मतलब सिचुएशन है, कंपनी के जो फिलहाल की जो हालत है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ऑटो सेक्टर में हमेशा आपको ट्रेंडिंग अप्स एंड डाउन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखेगा। अगर यही चीज को मैं अशोक लेलैंड के एक बार चार्ट पैटर्न मैं एक बार लिख लेता हूँ, आपको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न मैं लाइफ टाइम ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी, आपको लग रहा है कि यहाँ पे उतना ज्यादा गिरावट नहीं है, अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ है और यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ और देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी है। इस तरीके से होने के पीछे कारण नहीं है कि ऑटो सेक्टर में हमेशा डिमांडेबल नहीं होता है क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के हिसाब से देखने को मिलता है। फिर भी जितने सारे कंपनीज एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखे हैं उसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है। जैसे अशोक लेलैंड ने एक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इसका जो मेन फोकस है बस और ट्रक्स, इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर वो फोकस रखे हैं। जैसे मारुति ने क्या किया, मारुति हमेशा पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर फोकस रखे और महिंद्रा भी सेम टू सेम पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। अगर टाटा ने क्या किया, टाटा देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाते हैं, हेवी व्हीकल्स भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है जो कंपनी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है उसका ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी का डेटा देखने को मिला था, मगर मैं पहले बोल चुका हूँ इसमें वोलेटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो 29% 30% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला था और बाकी जो परसेंटेज है उतना मतलब कंटिन्यूसली डिलीवरी अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी तो देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो देखा जाए तो ऑब्वियसली अच्छा खासा जंप देखने को मिला और मतलब डबल के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला क्योंकि कंपनी देखिए यहाँ पे जो एक बार मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देता हूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में, आप देखेंगे तो पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रॉफिट कितना मैसिव जंप हुआ है। और इस तरीके से कंपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से देखने को मिलता है, कभी प्रॉफिट ज्यादा कभी माइनस में, फिर से प्रॉफिट हुआ, फिर से देखिए प्रॉफिट ज्यादा हुआ, फिर से कम। इसका मतलब इस सेक्टर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है और अशोक लेलैंड के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सोच समझकर काम करना पड़ेगा। और रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो
सबसे बड़ी बात है क्या, कंपनी के जो रिजल्ट है, अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद भी देखिए शेयर में ड्रॉप हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, लोग जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा था मार्केट कि रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, तो उस तरीके से शानदार रिजल्ट तो हुआ, मगर कंपनी जो एस्टिमेट है उसको बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में जो एस्टिमेट है उसको बीट नहीं कर पाए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट है उसको बीट कर पाए हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी चीज को जरूर वॉच करना होगा। तो फिलहाल के लिए जो चार्ट पैटर्न बना है कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो कफ, उसके बाद विथ हैंडल पैटर्न 2 बार क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी हुई। तो ब्रेकआउट क्लोजिंग हुआ और उसके बाद आपको मैं जरूर कहूँ यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट भी हुआ है, क्योंकि कभी कभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कभी कभी वो रिट्रेसमेंट भी करेगा, उसके बाद फिर से वापस जाकर टारगेट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट को फेस भी किया और मुझे लगता है वोलेटिलिटी करके ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात को याद रखना होगा, आपको इस बात के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो बाकी इसके ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि आप इसके ऊपर फोकस रखिए और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया इंडिया के एक सबसे बड़ा फूड बेबी फूड बेचने वाला कंपनी है और फूड मतलब देखा तो एक एफएमसीजी कंपनी है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथ है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ तब दिखाया क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और इसीलिए शायद कंपनी ने यही चाहा कि इसका जो शेयर प्राइस है वो 24,000 के ऊपर है। तो कंपनी यही चाह कि रिटेल पब्लिक इसके ऊपर निवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक शेयर का कीमत अगर 24,000 है तो कोई निवेश करने से पहले 4 बार सोचेंगे। तो इसीलिए कंपनी ने एक डिसीजन लिया, इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए के आसपास उसको वो स्प्लिट करने वाला है और 1 रुपया करने वाला है। इसका मतलब एक के बदले कंपनी 10 शेयर यहाँ पे देने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है, उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, तब रिटेल पब्लिक इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का कंपनी के अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार सोच समझकर रिसर्च करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।